नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी फर्मों का लेखांकन में सरकारी फर्मों का लेखांकन या आधारभूत संरचनाएं, यही ना है, आधारभूत अवधारणाएं यही है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले सरदारों का अधिकार, कर्तव्य और सरदारी समलेख। ठीक है, क्या पढ़ने वाला है? अधिकार, कर्तव्य और सरदारी का मतलब सरदारी समलेख पढ़ने वाला है। तो इसमें सबसे पहले पिछले जो वीडियो बताए थे उसमें तो आप लोगों को बताइए किए थे उसका अधिकार क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, लेकिन एक बार और हम उसको रिपीट कर दे रहा है। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और इसमें सरदारी समलेख के बारे में बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो सरदार होते हैं उनके अधिकार पर देखिए। सरदार का सबसे पहला अधिकार होता है किसी भी व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। जैसे हमने परिभाषा बताया था कि किसी भी सरदारी व्यवसाय में चलाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को भाग लेना जरूरी है, वैसे ही सरदारी फर्म में किसी भी पार्टनर किसी भी सरदार को भाग लेने की पूरी आज़ादी होती है। ठीक है, वो कभी भी भाग ले सकता है। मतलब ये नहीं कि अब भी व्यवसाय चल दिया उसके बीच में जाएंगे, ऐसा नहीं, मतलब भाग लेने की उसे छूट होती है, अधिकार होती है। और जब वो भाग ले लेता है उस व्यापार में, उसे किसी बात पर राय रखने की, उसके बाद उसे कहे द्वारा बात सुने जाने की पूरा अधिकार होती है। वह व्यवसाय से संबंधित कोई राय दे सकता है, कोई राय ले सकता है। ऐसा मतलब कि वो कोई भी कदम उठा। एक बात हम बताए थे आपको कि जो पार्टनर सरदारी फर्म में जब भाग ले लेता है तो वो उस फर्म का स्वामी हो जाता है। ठीक है, उस समय से वो क्या होता है, फर्म का स्वामी हो जाता है। देखिए दूसरे नंबर, वह अगला पॉइंट याद रखिएगा कि कोई भी पार्टनर हो, यदि सरदारी फर्म में यदि सभी पार्टनर मिलकर व्यापार के संचालन करते हैं या किसी एक से अपना संचालन करवाते हैं, तो यदि एक व्यापारी मतलब कि एक सरदार उन सभी के द्वारा अगर संचालन कर रहा है तो कोई भी पार्टनर उस पुस्तक को उठाकर देख सकता है। उसमें जो लेखे बहियाँ होती है उस पुस्तक को कोई भी सरदार देख सकता है, उसको देखने की पूर्ण अधिकार होती है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया। अब बात आता है लाभ का। तो लाभ में हिस्सा प्राप्त करने की पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन वो भी कैसे अधिकार होता है, समझौते के अनुसार। इस समझौते में ये बात फिक्स हुई है कि आप पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त करेंगे तो पूंजी के अनुपात में आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप मतलब कि उसके अनुपात बांट दिया जाता है, उस अनुपात में आपको प्राप्त करने का अनुपात में समझौते का आधार पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा या हानि को होगा। ठीक है, अब देखिए पार्टनर अगर चाहे तो अवकाश भी ग्रहण कर सकता है। पार्टनर अगर चाहे तो अवकाश भी ग्रहण कर सकता है, इसमें उसका अधिकार पूर्ण होता है। और जो देखिए सरदार यदि फर्म को ऋण देता है, आप लोग जानते हैं फर्म में सरदार ही फर्म को क्या देता है, ऋण देता है। यदि उसको ऋण देता है तो उस पूंजी पर सरदार को 6% के रेट पर उसे ब्याज दी जाएगी। किसको दी जाएगी? जो सरदार फर्म को मतलब कि ब्याज दिया जाएगा। ओके, अब देखिए संस्था से अंतिम में हो जाता है। संस्था से कोई भी सरदार यदि वो गलत काम नहीं करता है, अवैधानिक काम करता है, यदि मान लीजिए कि मतलब गलत काम ना करे, ऐसे कुछ ना करे, तो उसको बाहर निकालने की कोई किसी को अधिकार नहीं होती है। उसको बाहर नहीं निकलने का पूर्ण अधिकार है। वो व्यापार में रह सकता है, अपना काम कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ये सब तो हमने जान लिया इसका अधिकार। इसके कर्तव्य क्या होना चाहिए? इसका कर्तव्य होता है दोस्तों कि सबसे पहले व्यापार में उसको काम करने का क्या होता है, काम करने का सबसे प्रथम उसका क्या होता है, मतलब कि जो व्यापार का कर्तव्य होना चाहिए वो व्यवसाय में पूरे लगन के साथ काम करने का सबसे पहला कर्तव्य उसका होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए कि वह जिस प्रकार लाभ में अपना हिस्सा लेता है,
लाभ, समझ रहे हैं, लाभ में जिस प्रकार हिस्सा रहता है उसी प्रकार वह व्यवसाय के हुए हानियों में भी अपना हिस्सा ले, ठीक है, अपना उचित हिस्सा ले। और अगला जो होता है, अपने अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने का पूर्ण साहस रखे। मतलब उसके अधिकार में जितने भी कार्य मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको संचालन करना व्यवसाय का, किसी को मान लीजिए कि आपको प्रचार प्रसार करना है या जो कुछ भी करना, आपको जो अधिकार मतलब कि जो आपको कर्तव्य दी जाए कि आपको ये काम करना है, वो अपने कर्तव्य की पूर्ति ईमानदारी से काम अपना करे, ठीक है। अब देखिए और क्या इसमें हो जाता है कि जो साझेदार होते हैं उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने हित का हस्तांतरण न करें। जो तो पूरा हित होता है, मतलब हित समझ रहा है ना, उसका हस्तांतरण ना करें। और देखिए साझेदार को एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण और वफादार होना चाहिए। ये हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। देखिए साझेदार जो है एक दूसरे पर व्यवहारिक ईमानदारी का रखना बहुत जरूरी है। जब तक उन लोगों में एक दूसरे पर पारस्परिक भरोसा नहीं रहेगा, उसका व्यवहार में ईमानदारी जब तक नहीं झलकेगी, तब तक व्यापार अच्छा से नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब देखिए यदि साझेदार की लापरवाही कपड़ के कारण फर्म में कोई क्षति पहुंचती है तो उस क्षति की भरपाई करने का वो भी मतलब कि तैयार हो, कि मान लीजिए कि उसकी वजह से यदि व्यापार में कोई इसी प्रकार क्षतिपूर्ति होती है तो उसके भरपाई करने के लिए वो रेडी, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने जान लिया, क्या अधिकार जान लिया और कर्तव्य जान लिया। अब जानते हैं साझेदारी संलेख, इसको मिटाते हैं। देखिए साझेदारी संलेख के बारे में जानेंगे। सबसे पहले साझेदारी संलेख को समझ लेते हैं। साझेदारी संलेख जानते हैं क्या है? पार्टनरों के जो साझेदार होते हैं ना, उन समय एक समझौता होता है कि साझेदार का अधिकार, कर्तव्य और दायित्व क्या होने चाहिए, इसी को एक मतलब लिखित जो मान लीजिए पुस्तक तैयार किया जाता है, लिखित पुस्तक तैयार किया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख कहते हैं। या आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, साझेदारी संलेख एक लिखित पंजीकृत या ऐसा समझौता है जिसमें सभी साझेदारों के पारस्परिक कर्तव्य और क्या बोलता है, कर्तव्य के साथ साथ कर्तव्य, दायित्व और व्यवसाय के उद्देश्य एवं साझेदारों के पूंजी के बारे में उल्लेख हो, क्या कहलाता है? साझेदारी संलेख कहलाता है, ठीक है। साझेदारी संलेख देखिए कुछ मतलब शॉर्टकट में हम बातें बता रहे हैं, मतलब कि शॉर्ट में, ज़्यादा समय नहीं इसलिए शॉर्टकट में बता रहे हैं। देखिए साझेदारी संलेख में सबसे पहले क्या लिखित होना चाहिए? फर्म का नाम और पता पूर्ण रूप से होना चाहिए। साझेदार के जो फर्म का जो नाम, साझेदारी फर्म का जो नाम है, पता है, वो पूर्ण रूप से लिखित होना चाहिए। और मुख्य बिजनेस क्या है, उसका मतलब मुख्य व्यवसाय क्या है, ये भी उसमें लिखित होनी चाहिए। दूसरा नंबर आप ये समझ सकते, सभी साझेदारों के नाम और पता। जब फर्म का नाम पता रहेगा तो साझेदार का भी नाम पता होना जरूरी है ना, जरूरी है। अब देखिए प्रत्येक साझेदार उस फर्म में अपना कितना पूंजी इन्वेस्ट किए हैं, कितना पूंजी लगाए हैं, उसका भी कुल राशि का लेखा होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए आगे इसमें ध्यान देने की बात है, साझेदार यदि फर्म को ऋण देता है तो उस ऋण पर कितना परसेंट ब्याज देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सब भी उसमें लिखा जाना जरूरी है। अगला जो है लाभों का मान लीजिए विभाजन करना है, तो उसमें मुख्य रूप से यह लिखित होना चाहिए उस किस रूप में, किस अनुपात में लाभ हानि को विभाजन करना है, यह शुद्ध रूप से और पूर्ण रूप से साफ सुथरे से उसमें लिखा होना चाहिए और लिखना जरूरी है सभी साझेदारों के समझौते के अनुसार, ठीक है। देखिए अब उसके बाद किस साझेदार को कितना वेतन देना है, कितना कमीशन देना है, कितना क्या देना है, यही बात उसमें पूर्ण रूप से लिखित होनी चाहिए। साझेदारों के देखिए सभी साझेदारों के सहमति और समझौते के अनुसार यह भी स्पष्ट होनी चाहिए कि आहरणों की राशि तथा आहरणों का समय अंतराल कितना होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, ये सुस्पष्ट होनी चाहिए। देखिए साझेदार के पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य
और दायित्व भी उसमें लिखित होने चाहिए कि उसका अधिकार क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसका दायित्व क्या है, ये पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, उसमें लिखित होनी चाहिए। अब देखिए उसमें किसमें साझेदारी संलेख में ये भी ध्यान देने की बात है कि साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण तथा मृत्यु की स्थिति में अनुपातिक जो है, अनुपात कितने, मतलब कि जो अनुपातिक रूप है ना, अनुपात रूप दिया था, वो अनुपात किस प्रकार का किया जाना चाहिए या उसका क्या होना चाहिए, उसका भी नियम उसमें स्पष्ट रूप से दिखाना जरूरी है। वह और उसमें वह विधि जिससे कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है तथा उसके दायित्व को चुकाने की विधि को भी स्पष्ट उसमें दिखानी चाहिए। और देखिए यदि साझेदार दिवालिया हो जाता है, ठीक है, यदि साझेदार दिवालिया होता है या दिवालापन उत्पन्न होते हो, मतलब होने वाली हानियों का उपचार का भी लेखा होना चाहिए, किसमें, साझेदारी संलेख में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।